साथियों, लेखपाल ग्रामीण परिवेश या ग्रामीण विशेष का यह 12वां क्लास है। अपने वादे के अनुसार, कमिटमेंट के अनुसार हमने पूरा वीडियो साथियों विथ बेस्ट कंटेंट और एआई से क्रिएट करके इमेज को और पीवाईक्यू कंप्लीट करा दिया है। ये वीडियो आपको और भी शानदार मिलेगा साथियों, क्योंकि हमने जितना कुछ बचा था सभी निचोड़ इसमें शामिल कर दिया है। आप 12 वीडियो को 2-3 बार देख करके 21 मई एग्जाम देने जाइएगा। बेस्ट एग्जाम आपका होगा साथियों। और यहाँ पर डीप में जो पॉइंट है ना, उसको खास तौर पर ध्यान रखिएगा। आपको एक बार में अगर नहीं याद हो रहा, 2-3 बार देख करके जाइएगा। चलिए जल्दी शुरू करते हैं। पहला देखिएगा स्लाइड। भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियां महत्वपूर्ण रहता है हर एग्जाम के लिए, लेखपाल के एग्जाम के लिए भी। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू के उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है गोल क्रांति। गोल क्रांति आलू के उत्पादन को। धूसर या स्लेटी क्रांति, धूसर या स्लेटी क्रांति सर उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए, उर्वरक के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। इंद्रधनुष क्रांति पूछा जाता है। इंद्रधनुष क्रांति समग्र कृषि जो क्रांति थी उन सबको मिला जुला के उनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है हरित क्रांति। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति को हम लोग विधिवत किया जाएगा इसके बाद से। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, खासकर इसमें गेहूं का बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ था और 1966-67 में हमारे भारत में हरित क्रांति हुई थी। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है। पीली क्रांति साथियों सरसों, सूरजमुखी अर्थात तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है। गुलाबी क्रांति साथियों प्याज, झींगा, प्याज और झींगा के उत्पादन को बढ़ावा देंगे। लाल क्रांति मांस और टमाटर, मांस और टमाटर के उत्पादन को। अमृत क्रांति पूछा जाए तो ये थोड़ा एग्रीकल्चर से अलग है साथियों। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना के संबंध में है। यह हमारे भारत में कुछ ऐसी नदियां हैं जो वर्ष भर उसमें पानी रहता है, बाढ़ आ जाता है। कुछ ऐसी नदियां हैं जो सूखा से प्रभावित रहती हैं, तो दोनों नदियों को नहर, कैनाल बना करके जोड़ दिया जाएगा, उसे कहा जाता है नदी जोड़ो परियोजना। उसी का हिस्सा है साथियों अमृत क्रांति, नदी जोड़ो परियोजना का। काली क्रांति, काली क्रांति साथियों पेट्रोलियम से संबंधित है। बादामी क्रांति, बादामी क्रांति साथियों इलायची, मसाला, जो छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, मसाला उत्पाद होता है उससे संबंधित है बादामी क्रांति। सदाबहार क्रांति साथियों एवरग्रीन, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं कि जो उत्पादकता बढ़े, उसके साथ साथ मिट्टी की उर्वरक क्षमता पर कोई प्रभाव न पड़े, मतलब वो पर्यावरण के अनुकूल हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, इसके लिए है। बाकी भूरी क्रांति उर्वरक और कोको के उत्पादन से है। रजत क्रांति अंडा और मुर्गी के उत्पादन से है। और सुनहरी क्रांति साथियों फल, शहद और बागवानी से है। सुनहरी क्रांति फल, शहद और बागवानी से। अब आपको 3 जो मेजर रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर के थे उनको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है हरित क्रांति। हरित क्रांति साथियों, हरित क्रांति की शुरुआत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में होता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में साथियों नॉर्मन बोरलाग ने इसको लाया था। बोरलाग के नाम पर कृषि पुरस्कार भी दिया जाता है। कृषि का सबसे बड़ा दुनिया का पुरस्कार बोरलाग पुरस्कार है साथियों। हमारे भारत में हरित क्रांति लाया था एमएस स्वामीनाथन साहब ने। एमएस स्वामीनाथन साहब ने हमारे भारत में हरित क्रांति लाया था। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम गॉड ने। विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द दिया था, विलियम गॉड ने। नॉर्मन बोरलाग ने मैक्सिको और यूएसए के क्षेत्र में, यूएसए और मैक्सिको के क्षेत्र में हरित क्रांति लाया था। इसमें मैक्सिकन गेहूं की प्रजाति बोई गई थी। मैक्सिकन गेहूं की प्रजाति बोई गई थी और बड़े पैमाने पर गेहूं और इसके अलावा चावल की भी खेती बढ़ी थी। इसके बाद हमारे भारत में एमएस स्वामीनाथन साहब ने हरित क्रांति लाया 1966-67 ईस्वी में, 1966-67 ईस्वी में, 1966-67 ईस्वी में हमारे भारत में एमएस स्वामीनाथन साहब हरित क्रांति लाते हैं। हमारे भारत में अगर क्षेत्र पूछा जाएगा कौन सा क्षेत्र प्रभावित है, तो उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश साथियों, राजस्थान का गंगानगर क्षेत्र और हरियाणा क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र, ये सभी हम हरित क्रांति से प्रभावित क्षेत्र थे। यहीं पर हरित क्रांति बेसिकली देखने को मिलता है। उसके बाद देखिएगा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति साथियों, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है। श्वेत क्रांति का जनक पूछा जाए तो वर्गीज कुरियन साहब, वर्गीज कुरियन, अमूल के संस्थापक वर्गीज कुरियन। इनकी जयंती साथियों 26 नवंबर को, 26 नवंबर को इनकी जयंती के शुभ अवसर पर, इनकी जयंती के शुभ अवसर पर 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, वर्गीज कुरियन जयंती। इसके अलावा 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखें। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है। श्वेत क्रांति कब चली थी साथियों? तो 1966-67 ईस्वी में भी ये भी चली थी। 1966-67 ईस्वी में श्वेत क्रांति चली थी। इसके बाद श्वेत क्रांति के ही अंतर्गत साथियों ऑपरेशन फ्लड भी चला था। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन को ही बढ़ावा देने।
ये कब चला था? 1970 में। 1970 में ऑपरेशन फ्लड चला था। आप याद रखे रहेंगे, हरित क्रांति का विश्व में जनक नॉर्मन बोरलॉग, भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन, और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन। इसके अलावा पीली क्रांति का पूछा जाए, पीली क्रांति के जनक तो सैम पित्रोदा साहब, सैम पित्रोदा पीली क्रांति के जनक, सैम पित्रोदा पीली क्रांति के जनक। अब देखिएगा साथियों, पीवाईक्यू जो हमारा था, कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? उत्तर हो जाएगा धान गेहूं मक्का। धान गेहूं मक्का उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल है। ध्यान रखिएगा साथियों, ये सारे जो क्वेश्चन हम लोग ऑनलाइन में कर रहे हैं, ये सब प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। लेखपाल उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, जहां पे भी लेखपाल, पटवारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है, उससे सभी ये क्वेश्चन है साथियों, उसी एग्जाम की ये क्वेश्चन है, ऑनलाइन मोड में आपकी सुविधा के लिए हम लाए ताकि कम समय में हम लोग पढ़ सके। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किसमें? तो गेहूं, गन्ना और आलू का उत्पादक, गेहूं, गन्ना और आलू का देश में शीर्ष उत्पादक उत्तर प्रदेश है। भारत में उत्तर प्रदेश जिसके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है तो गेहूं और गन्ना है। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई तो लखनऊ में, किस सन में? 1938। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, 1938 में लखनऊ में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना होती है। आगे, राज्य में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो महोबा। पान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? महोबा। पान के उत्पादकता में शीर्ष जिला कौन है राज्य में? तो महोबा। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है गन्ना, शुगर केन उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। और उत्तर प्रदेश के देवरिया के प्रतापपुर में सबसे पहला चीनी फैक्ट्री यूपी में लगा था। यूपी के देवरिया जिले के प्रतापपुर में पहला शुगर फैक्ट्री स्थापित हुआ था। और अगर भारत में पूछा जाए, भारत में पहला चीनी मिल तो बिहार के बेतिया में स्थापित हुआ था, बिहार के बेतिया में। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो उत्तर प्रदेश या बिहार कहीं पर भी साथियों, खरीफ का फसल जब मानसून आता है जून जुलाई में, तब बोया जाता है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ आंवला का सर्वाधिक उत्पादन करता है। इलाहाबाद साथियों, इलाहाबाद अमरूद का उत्पादन करता है और महोबा पान का उत्पादन सर्वाधिक करता है। लखनऊ आम का उत्पादन, खास करके दशहरी आम का उत्पादन लखनऊ ज्यादा करता है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? 18 जून 2001। इसको हमने साथियों 3-4 बार पढ़ लिया, आप इसका डेट मत भूलिएगा, अक्सर हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 में शुरू हुई थे। कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना कब शुरू हुआ था? कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना 2 अक्टूबर 1998 ईस्वी को शुरू होता है। उत्तर प्रदेश की कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किसके लिए फेमस है? तो मलिहाबाद साथियों लखनऊ में स्थित है, दशहरी आम के लिए है। लखनऊ मलिहाबाद दशहरी आम। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किस किस्म का उत्पादन होता है? तो दशहरी और चौसा। प्रमुख है दशहरी और सेकेंड पर है चौसा, उत्तर प्रदेश में प्रमुख आम है। और वैसे उत्कृष्ट आम अगर पूछा जाए आपसे तो अल्फांसो आम होता है, लेकिन अल्फांसो आम सबसे ज्यादा निर्यात हो जाता है, हमारा निर्यात हो जाता है विदेशों में अल्फांसो आम। उत्तर प्रदेश में दलहन शोध संस्थान कहाँ है? तो हमने कल बताया साथियों, दाल चीनी, यानी कि दलहन अनुसंधान संस्थान और चीनी अनुसंधान संस्थान दोनों के दोनों कानपुर में स्थित है। और गन्ना अनुसंधान संस्थान अगर पूछा जाएगा तो लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में गन्ना का उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है? तराई क्षेत्र और गंगा यमुना दोआब में, तराई क्षेत्र और गंगा यमुना दोआब में। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब शुरू हुआ था? आप याद रखिएगा, किसान बही बही बानवे, बही बानवे, बही बानवे। 1992 में किसान बही योजना शुरू होता है और 1954 में चकबंदी योजना, 54 में चकबंदी योजना, 54 में चकबंदी योजना और 92 में किसान बही योजना। और 1998-99 में साथियों केसीसी योजना शुरू होता है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होता है। अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है, अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है साथियों बाराबंकी, अयोध्या मंडल में पड़ने वाला बाराबंकी। इसके अलावा अफीम की फैक्ट्री पूछा जाए तो गाजीपुर में है, गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री है। और अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है बाराबंकी, लखनऊ के समीप पड़ता है लेकिन अयोध्या मंडल का है, ध्यान रखिएगा। चने का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड के क्षेत्र में चने का उत्पादन होता है, क्योंकि वहां पर साथियों जलोढ़ मृदा नहीं है, उपजाऊ मृदा नहीं है, मार मृदा पाया जाता है बुंदेलखंड के क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र है, इस कारण से वहां पर चना का, दलहनी फसल और तिलहनी फसल का बुआई होता है। बुंदेलखंड में मार मृदा पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, मार मृदा कहाँ पाया जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है। झांसी, बुंदेलखंड का क्षेत्र, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, ये बुंदेलखंड के एरिया में मार मृदा पाया जाता है। बाकी उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो जलोढ़ मृदा। उत्तर प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। इसी इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलुवियल सॉइल कहते हैं साथियों, एलुवियल सॉइल यूपी में पाया जाता है। अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ है? जहां पर सबसे ज्यादा अमरूद उत्पादन होता है प्रयागराज इलाहाबाद में, वहीं पर अमरूद का रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, पुराना नाम लिखा गया है
इलाहाबाद, वर्तमान नाम प्रयागराज है। अमरूद के लिए प्रशिक्षण और प्रयोग केंद्र और अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन इलाहाबाद में, प्रयागराज में। और पान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, और पान का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो महोबा में। भारत हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया। हरित क्रांति भारत में कब आई थी, तो 1970 के दशक में आई थी, लेकिन 1966-67 एक्यूरेट डेट है। एम एस स्वामीनाथन साहब के नेतृत्व में भारत में हरित क्रांति आता है। बड़े पैमाने पर गेहूं का उत्पादन होता है, मैक्सिकन प्रजाति और नई कृषि नीति अपनाई गई थी, जिसमें साथियों रासायनिक उर्वरकों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया था, जिससे हमारे क्षेत्र में जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का गंगानगर क्षेत्र है, वहां पर बड़े पैमाने पर गेहूं और चावल की खेती हुई थी। आगे देखिएगा, सन 1958 में जब भारत में पहली बार 120 लाख टन गेहूं से 50 लाख टन की बढ़त से 170 लाख टन गेहूं पैदा हुआ, तब किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने इसे हरित क्रांति की संज्ञा दी। यानी सिंपल सा बात, हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, विलियम गॉड ने। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, विलियम गॉड ने। हरित क्रांति का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है, तो दुनिया में नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, और भारत के परिप्रेक्ष्य में एम एस स्वामीनाथन साहब को जाता है। हरित क्रांति का प्रभाव किन फसलों पर दिखाई पड़ा, तो मुख्यतः हमने कहा साथियों, मुख्यतः गेहूं पर और कुछ सीमा तक धान यानी चावल पर इसका असर दिखाई दिया। भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का तात्पर्य क्या था, तो देखिए 1966-67 में नई कृषि नीति में अपनाए गए अधिक उपज वाले बीजों और बहुफसली कार्यक्रम के फलस्वरूप उत्पादन में तीव्र वृद्धि से था हरित क्रांति का तात्पर्य। हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः किन क्षेत्रों में हुआ था, तो पंजाब के क्षेत्र में, हरियाणा क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गंगा नगर राजस्थान आदि क्षेत्रों तक हरित क्रांति का प्रभाव था। हरित क्रांति की सफलता का मुख्य कारण क्या था, तो अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रयोग किया गया था, अर्थात मैक्सिकन गेहूं का प्रयोग किया गया था, और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया था। भारत में हरित क्रांति शब्द संज्ञा प्रदायक कौन थे, तो हरित क्रांति शब्द किसने दिया साथियों, विलियम गॉड ने, अमेरिकी विलियम गॉड ने दिया है। श्वेत क्रांति क्या है, श्वेत क्रांति साथियों सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दुग्ध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करने के उत्पादकता को बढ़ावा देना। श्वेत क्रांति क्या है, सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दुग्ध के क्षेत्र में क्रांतिकारी उत्पादन करना, उत्पादकता को बढ़ावा देना दुग्ध से ही था। श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी, तो 1964-65 ईस्वी में साथियों। 1964-65 ईस्वी में श्वेत क्रांति शुरू होती है, और 1970 के दशक में ऑपरेशन फ्लड चलता है। दोनों का संबंध किससे है, ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति दोनों का संबंध है दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने से। श्वेत क्रांति की गति को और अधिक तेज करने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे, तो वर्गीज कुरियन साहब, वर्गीज कुरियन जो अमूल के संस्थापक थे। मोस्ट इंपोर्टेंट आंकड़ों वाला क्वेश्चन साथियों, अपडेटेड आंकड़ा है इस समय का ये। भारत विश्व उत्पादन का कितना दूध उत्पादित करता है, पूरे दुनिया में जो सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करता है वो हमारा प्यारा भारत है साथियों। 22 से लेकर 25% लगभग दुनिया का जो दुग्ध होता है वो अकेले हमारा भारत उत्पादन करता है। 22 से 25% दुग्ध उत्पादन हमारा भारत करता है, और विश्व में हमारा भारत का दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान। ऑपरेशन फ्लड के उपरांत भारत में दुग्ध के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई, तो साथियों ऑपरेशन फ्लड जब चला तो उसके बाद भारत आज विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश या राष्ट्र बन गया है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादकता कितनी है, तो हमारे देश में साथियों 485 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उत्पादकता है। मतलब पूरा जो दुग्ध उत्पादन होता है हमारे देश में, उससे जब हमारे देश की जनसंख्या को डिवाइड किया जाए तो 485 ग्राम प्रतिदिन हमारे भारत में दुग्ध उत्पादकता है। ये आंकड़ा साथियों कई एग्जाम में पूछा गया है। विश्व का अगर देखा जाए तो विश्व में 328 ग्राम प्रतिदिन उत्पादन है, जो विश्व का जो औसतन उत्पादन है उससे बहुत ज्यादा हमारे भारत में दूध उत्पादन होता है साथियों। देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में डेयरी क्षेत्र का कितना योगदान है, 3.9%। देश का जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें डेयरी क्षेत्र का योगदान है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा की स्थापना कब होती है, 1955 में। दूध के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान किस देश का है, तो यूएसए का है, अमेरिका है, और पहला स्थान हमारे भारत का है। पीली क्रांति क्या है, पीली क्रांति साथियों खाद्य तेल और तिलहनी फसलों की उत्पादकता को बढ़ावा देने से संबंधित है। किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट, दिया था सैम पित्रोदा ने, पीली क्रांति। तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से उत्पादन, प्रसंस्करण और प्रबंध प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग करने के उद्देश्य से तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब शुरू होता है, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन हमारे भारत में 1986 में शुरू होता है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन हमारे भारत में 1986 में शुरू होता है। पीली क्रांति मिशन के अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं, उत्तर हो जाएगा 23 जिले और 23 राज्यों के 337 जिले। 23 राज्यों के 337 जिले पीली क्रांति मिशन के अंतर्गत देश में शामिल हैं। भारत में आलू की फसल को कहां से लाया गया, तो भारत में आलू की फसल को साथियों इतिहास में आप पढ़े होंगे पुर्तगाल से लाया था, पुर्तगालियों ने लाया था साथियों आलू।
पुर्तगाल में आलू ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में उगाया जाता है, किंतु भारत में यह सर्दियों में उगाया जाता है। यह बदलाव किसके प्रयासों से हुआ है? तो यह साथियों के शिमला में हमारे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है, उसने रिसर्च करके यह बदलाव किया है। पुर्तगाल में गर्मी के समय में आलू होता है, हमारे भारत में सर्दियों के समय में होता है। यह देन किसकी है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। कहाँ स्थित है? शिमला में। ऐसे साथियों अगर पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो पेरू देश की राजधानी लीमा में है अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। ऐसे साथियों चावल अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा के कटक में है। और विश्व चावल अनुसंधान संस्थान पूछा जाएगा तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में उत्तर करिएगा। भारत का आलू के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है आलू उत्पादन में हमारे भारत का, और पहले पर है चीन। साथियों आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश का आलू उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो हमने पढ़ा साथियों गेहूं, गन्ना और आलू, इन तीनों में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा विकसित आलू की किस्में कौन सी हैं? तो कुफरी बादशाह, कुफरी चिपसोना, कुफरी लौकार, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, कुफरी स्वर्ण और कुफरी लालिमा। ये सब किसकी किस्म है? परीक्षा में पूछा जाए तो ये सब आलू की किस्म है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा विकसित किया गया है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? गोल्डन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? बागवानी से संबंधित है। भारत का सब्जी तथा फल के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, और प्रथम पर है चीन। ध्यान रखे रहिएगा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो यूपी के और हमारे भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। कृषि का सर्वाधिक योगदान है। उत्तर प्रदेश में देश का कितने प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादन होता है? लगभग 21%। उत्तर प्रदेश में देश का कुल 21% खाद्यान्न उत्पादन होता है। मानो 100% जो खाद्यान्न उत्पादन देश में होता है उसमें 21% उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, इकोनॉमी में साथियों मुख्य आधार एग्रीकल्चर है, लेकिन अगर जीडीपी में योगदान देखा जाए तो थर्ड सेक्टर जो है सेवा क्षेत्र, उसका योगदान सबसे ज्यादा यूपी में चाहे हमारे भारत में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसलें कौन सी है? आलू, गन्ना, कपास, अलसी, तिल, सरसों और तंबाकू नकदी फसल है। इसमें भी प्रमुख पूछा जाएगा तो आप गन्ना कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें होती है? तो उत्तर प्रदेश हो चाहे हमारा भारत हो, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल, 3 प्रकार के फसल होते हैं। और लेखपाल के द्वारा 3 पड़ताल भी किया जाता है, तीनों फसली का पड़ताल किया जाता है। रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर महीने में बोया जाता है। रबी की फसल कब काटी जाती है? मार्च अप्रैल में काटी जाती है। रबी की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, तंबाकू, आलू। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी फसल बोई जाती है? तो गेहूं सबसे ज्यादा बोया जाता है। आगे, उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन मुख्यतः किन जिलों में होता है? गेहूं का उत्पादन वाला जिला सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, इटावा, कानपुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद आदि जिलों में 1/3 क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन होता है। और साथियों जो तराई क्षेत्र है उसमें देखेंगे आप तो वहां पर चावल की खेती ज्यादा, धान की खेती ज्यादा होती है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर चावल की खेती होती है? तो 18% भाग पर। यूपी में जो कृषि भूमि है साथियों वो 65 से 68% है। मतलब कुल जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल कितना है साथियों? उत्तर प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल है 2,40,928, और हमारे भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263। तो 2,40,928 जो वर्ग किलोमीटर यूपी का क्षेत्रफल, उसका 65 से 68% कृषि भूमि है यूपी का, और उसमें 18% जो है साथियों 18% पर चावल बोया जाता है, चावल की खेती होती है। उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर गन्ना उगाया जाता है? तो 13% क्षेत्र पर गन्ना उगाया जाता है। गन्ना उत्पादन में यूपी शीर्ष में है, लेकिन चीनी उत्पादन में अगर पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र शीर्ष हो जाएगा। चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र, क्योंकि साथियों ये शकरकंद होता है, शकरकंद से महाराष्ट्र चीनी बनाता है और गन्ने से ही बनाता है, और हमारे यूपी में चीनी गन्ना से बनाया जाता है। तो चीनी उत्पादन में शीर्ष है महाराष्ट्र और गन्ना उत्पादन में शीर्ष है उत्तर प्रदेश। अगला देखिएगा, उत्तर प्रदेश में चावल उत्पादक जिले कौन से हैं? अभी आपने देखा गेहूं उत्पादक, अब चावल उत्पादक, जहां पर बारिश ज्यादा होता है, पानी ज्यादा लगता है। पीलीभीत, तराई क्षेत्र, सहारनपुर, महाराजगंज, देवरिया, गोंडा, बहराइच, बस्ती, रायबरेली, मऊ, बलिया, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, ये सब धान वाले बेल्ट है साथियों। उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो शीर्ष स्थान है गन्ना उत्पादन में। गन्ना, गेहूं, आलू, इन तीनों में उत्तर प्रदेश शीर्ष उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक जिले कौन से हैं? तो मेरठ, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये सब जिले में गन्ना की खेती होती है। उत्तर प्रदेश में बाजरा उत्पादित करने वाले प्रमुख जिले कौन है? बाजरा साथियों आगरा, मथुरा, बदायूं, अलीगढ़, मुरादाबाद, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा और सहारनपुर। अपेक्षाकृत जो सूखा जिला है साथियों वहां पर बाजरा की खेती होती है। अगला, उत्तर प्रदेश में मक्का उत्पादित जिले कौन से हैं? मक्का का उत्पादन करने वाले जिले हैं
मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, बहराइच, गोंडा, जौनपुर, मैनपुरी, एटा और फिरोजाबाद। जौ की खेती वाले उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं वो कौन से हैं साथियों? तो वो क्षेत्र है शुष्क और कॉप मिट्टी वाले क्षेत्र। शुष्क और कॉप मिट्टी वाले क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? जहां जौ उत्पादकता होता है। तो जौ उत्पादित करने वाले जिले हैं वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, मऊ, गाजीपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़। आगे देखिएगा अगला, चने की खेती उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में की जाती है? तो जहां शुष्क और हल्की मिट्टी पाई जाती है साथियों, वहां पर चना की खेती होती है। तंबाकू उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से किन जिलों में उगाया जाता है? तो वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मैनपुरी, एटा, सहारनपुर और फर्रुखाबाद जिलों में तंबाकू की खेती होती है। मूंगफली, मूंगफली कौन से फसल का है साथियों? कौन से समय में, कौन से सीजन में बोया जाता है? तो खरीफ का फसल है मूंगफली, खरीफ का फसल है मूंगफली। यानी कब बोया जाता है? तो खरीफ का फसल मानसून आगमन पर यानी जून जुलाई में बोया जाता है। आगे, मूंगफली की फसल तैयार कब होती है? तो जब जून जुलाई में कोई फसल बोया जाता है खरीफ का, तो नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। मूंगफली के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त है? तो बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी मूंगफली के लिए उपयुक्त है। अगर पूछा जाए भारत में मूंगफली सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो गुजरात में उत्तर करिएगा। उत्तर प्रदेश में मूंगफली उत्पादित करने वाले प्रमुख जिले कौन से हैं? सीतापुर, हरदोई, एटा, बदायूं, मैनपुरी और मुरादाबाद मूंगफली उत्पादन करने वाले जिले हैं। अफीम की खेती कहाँ होती है? तो अभी हमने पढ़ा साथियों, बाराबंकी में अफीम की खेती सबसे ज्यादा होती है, लेकिन अफीम की फैक्ट्री यूपी में गाजीपुर में है। बाराबंकी के अतिरिक्त और किस जिले में अफीम की खेती होती है? तो जहाँ फैक्ट्री है, गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री है, गाजीपुर और बाराबंकी में अफीम की खेती होती है। पटसन की कृषि उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में होती है? तो सरयू और घाघरा नदियों के दो आब में, सरयू और घाघरा नदियों के दो आब में पटसन की खेती होती है। एक बात ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो अफीम अफीम बार बार आ रहा है, कि अफीम की खेती आप भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आम आदमी, सामान्य किसान अफीम की खेती अपने खेत में नहीं कर सकता। नहीं कि आप जो है पढ़ लिए तो खेती अफीम का जाके करके और उत्पादन करके और उसको लगे बेचने, नहीं। ये साथियों इसका टेंडर होता है, जिसको टेंडर दिया जाता है, जिसको ठेका दिया जाता है, वही सिर्फ अफीम की खेती कर सकता है, सब लोग नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जूट उत्पादक जिले कौन है? तो बहराइच, महाराजगंज, देवरिया, गोंडा, सीतापुर, लखीमपुर और गोरखपुर। ये गोरखपुर छूट रहा है साथियों। गोरखपुर सहजनवा जो बेल्ट है वो जूट उत्पादक क्षेत्र, और सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में जूट उत्पादन गोरखपुर में होता है। सहजनवा में जूट का फैक्ट्री भी है। पंचायती राज की संकल्पना से क्या तात्पर्य है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता नीचे से उठ करके जाए, प्रधान से प्रधानमंत्री तक का सफर तय हो, उसे पंचायती राज व्यवस्था का ये संकल्पना है साथियों। जिससे लोगों में राजनीतिक जागरूकता हो, ग्रामीण क्षेत्र के लोग राजनीतिक जागरूक हो और उनके अंदर भी महत्वाकांक्षा उत्पन्न हो और देश में राजनीति की समझ विकसित हो सके, इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। पंचायती राज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? इसकी स्थापना कृषि विकास, गौवंश संवर्धन, बागवानी, खादी, ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को पूर्ण स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पंचायती राज की स्थापना की गई। पंचायती राज व्यवस्था में वास्तविक स्वराज के लिए किसको प्रमुख अंग माना गया है? ग्राम स्वराज को। गांव में अगर स्वराज आ गया साथियों तो देश में स्वराज आ जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को पंचायत के गठन के निर्देश दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 40 है साथियों। नीति निषेध तत्व और गांधीवादी अनुच्छेद, अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है पंचायतों का गठन, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता कब दी गई? तो 1993 में 73वां संविधान संशोधन करके संविधान के भाग 9 को पुनः से जोड़ करके इस भाग में 16 नए अनुच्छेद और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ करके पंचायत का गठन किया गया। पंचायत के सदस्यों के चुनाव, सदस्यों के लिए आरक्षण और पंचायत के कार्य संबंधित व्यापक प्रावधान किए गए अनुच्छेद 243 में। पंचायती राज व्यवस्था नीति तत्व अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 243 से संशोधन से आया है, 73वां संविधान संशोधन से। पंचायती राज व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु केंद्र में अलग से मंत्रालय की स्थापना की गई है, पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय। पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय। अंतिम है साथियों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरुआत की गई।